ओके स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन जी। तो यार क्या टॉपिक चल रहा है अपना, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अब स्टार्टिंग में ना आपको ग्राफ्स पढ़ा पढ़ा के बोर कर दिया होगा, लेकिन बेटा दोज ग्राफ्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक कंसेप्ट रह गया ग्राफ्स पे, ओके एक कंसेप्ट रह गया, पहले उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम कुछ फार्मूलाज पर आएंगे एंड देन उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे। ओके तो आज ठीक चल जाएगा अपना काम। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन आपका चल ही रहा है। इसमें बेटा जो ग्राफ्स हैं, कई तरह के ग्राफ्स हुए। अब एक बात और रह गई थी अपनी, वो भी देख लो कि जो आपका स्पीड टाइम, 9th में भी पढ़ा होगा, जो स्पीड टाइम ग्राफ है या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उससे बेटा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकल जाता है। अगर स्पीड टाइम ग्राफ होगा तो इससे क्या कैलकुलेट हो जाएगा अपना डिस्टेंस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी डिस्प्लेसमेंट। ओके मान लो एक तरफ क्या प्लॉट किया हुआ है, स्पीड, ये स्पीड है यार, स्पीड हो वेलोसिटी हो दोनों को मैं भी इसे नोट करूंगा तो बता देंगे कि ये स्पीड है। अगर ये स्पीड है तो ये नेगेटिव नहीं जाएगी, अगर ये वेलोसिटी है तो ये नेगेटिव भी जा सकती है। ओके सो ये वेलोसिटी हो, स्पीड होगी, सॉरी ये टाइम हो गया। अब जो भी ग्राफ बनेगा बेटा v वर्सेस t ग्राफ, उसके अंडर जो एरिया आएगा ना, एरिया दैट विल गिव अस द डिस्टेंस कवर्ड। क्या बोला? एरिया अंडर द speed time graph gives us the distance covered। ओके जी, ऐसे अगर ये वेलोसिटी होती और ये टाइम होता तो इसके अंडर जो एरिया आएगा दैट विल गिव अस द डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस कवर्ड एंड एरिया अंडर the velocity time graph gives us the displacement। अब देखो कहानी सिंपल है, ये लेंथ हो गई और ये क्या हो गई, ब्रेड्थ हो गई। लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया होता है। याद रखो अगर कभी भी x वर्सेस y या y वर्सेस x, इसको x मानना था, इसको क्या मानना था, y मानना था बेटा। कभी भी x वर्सेस y ग्राफ बनेगा तो इसके अंडर जो एरिया आएगा ना, जैसा मर्जी ग्राफ हो, उसके अंडर जो एरिया आएगा वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, y और x मल्टीप्लाई होकर एरिया बनेगा। लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या बनेगा, एरिया बनेगा। अब आपने चेक करना है y और x मल्टीप्लाई होकर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बन रहे हैं। जैसे अब इसी को देखो, हमें पता है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू क्या आता है, डिस्टेंस आता है ना। अगर ये वेलोसिटी होती तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या आता है आपका, डिस्प्लेसमेंट आता है ना। तो पहला पॉइंट ये यार कि किसी के बीच में भी ग्राफ हो, v वर्सेस t अगर ग्राफ है तो v इंटू टी जो भी आएगा वो इसका एरिया हो जाएगा। अगर ये वेलोसिटी इंटू टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी इंटू टाइम जो भी क्वांटिटी बनती है वो इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। मतलब इसका एरिया आपको क्या प्रोवाइड करेगा, जो प्रोडक्ट में कोई चीज बन रही होगी। बात को समझो। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है करंट इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। 10th क्लास में पढ़ा आपने, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। अब देखो जी, Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है ना। दैट मीन्स अगर I वर्सेस T ग्राफ बना दूं मैं, I वर्सेस T ग्राफ बना दूं जैसा भी, तो इसके अंडर जो एरिया आएगा ना जी,
दैट विल प्रोवाइड अस आई इंटू टी, और आई इंटू टी किसके इक्वल बन रहा है? चार्ज के इक्वल बन रहा है। बात को समझो, क्यों ये v इंटू टी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आ रहा है? क्योंकि भाई v इंटू टी करोगे तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ही बनता है, v इंटू टी करोगे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ही बनता है वो। तो I इंटू टी करोगे तो चार्ज आएगा। एक और एग्जांपल ले लो, आपको पता है वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा अगर आप फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाते हो, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बना दोगे, तो इट विल प्रोवाइड यू फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, वर्क आ रहा है ना, ये जो भी ग्राफ बनेगा इसका जो एरिया होगा वो आपको क्या प्रोवाइड कर देगा? वर्क। ये आई वर्सेस टी ग्राफ बनेगा, उसका जो भी एरिया होगा ये आपको क्या प्रोवाइड कर देगा? चार्ज, क्योंकि आई इंटू टी चार्ज बनता है, एफ इंटू एक्स वर्क बनता है, वी इंटू टी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बनता है, वो वी डिपेंड करता है वो वेलोसिटी है या स्पीड है। तो बेटा वन मोर थिंग विच वी शुड हैव नोटेड while discussing the graphs, that is the area under speed time graph. Okay, while discussing the graphs, जब हम ग्राफ डिस्कस कर रहे थे तो हमें यह भी डिस्कस करना चाहिए था कि स्पीड वर्सेस टाइम जो ग्राफ है वो हमें क्या प्रोवाइड कर देता है? बेटा डिस्टेंस प्रोवाइड कर देता है या डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर देता है। तो इसको भी नोट करके रखना है आपने। इससे रिलेटेड भी आपके क्या आएंगे? कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे जी। तो ग्राफ्स वगैरह बेटा खूब डिस्कस किए, इस चैप्टर की बेसिक इंट्रोडक्शन चल ही रही है। ओके, अब इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम टॉपिक पे आते हैं जरा। मेन स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब बातें तो चल ही रही थी। एक दो यार नए फार्मूले डेवलप करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे जा रहे हैं। अच्छा, आज हम इक्वेशंस ऑफ मोशन जो होती है ना, जो आपने 9th क्लास में पढ़ी होंगी, उनको भी डिस्कस करने जा रहे हैं एंड कैलकुलस मेथड से करवाएंगे उसको, डेरिवेशंस वगैरह कराएंगे हम यूजिंग कैलकुलस मेथड्स। अच्छा, कैलकुलस कहते हैं वो जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपने पढ़ी है ना, उसी को हम क्या कह देते हैं? कैलकुलस कह देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट यार। एक तो कंसेप्ट ये करो कि हमने पढ़ा हुआ है यार एक स्पीड। ओके, अगर तो dx बाई dt लेते हो, ये आपकी क्या है बेटा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। और अगर आप लेते हो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो ये आपको क्या प्रोवाइड करती होती थी बेटा? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। अब एक दो स्पेशल फार्मूले ध्यान से देखना, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे आपके। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, वो कुछ डिस्टेंस v1 से कवर करता है, कुछ डिस्टेंस स्पीड v2 से, कुछ डिस्टेंस स्पीड v3 से, एंड सो ऑन, है ना, v1 v2 v3 एंड सो ऑन। मतलब कुछ हिस्सा v1 से कवर किया, कुछ हिस्सा v2 से कवर किया, कुछ हिस्सा v3 से कवर किया, एंड सो ऑन। तो इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। अब आपको पता है एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पे डिस्टेंस तो दिखाई दे रही है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस जितने भी होंगे कर दोगे, टाइम नहीं दिखाई दे रहा। तो टाइम कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा। इसने ये वाला पार्ट किस स्पीड से कवर किया है? v1 से कवर किया ना, तो वी विल यूज v1 इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। यहां से क्या आ जाएगा? t1 इक्वल टू x1 बाय v1, चेक कर लेना, t1 इज इक्वल टू x1 बाय v1। तो बेटा इसका टाइम क्या आ जाएगा आपके पास? x1 बाय v1। तो फिर इस पार्ट का टाइम क्या आएगा? x2 बाय v2, समझ रहे होगे। इस पार्ट का टाइम क्या आ जाएगा? x3 डिवाइडेड बाय v3 एंड सो ऑन। ओके जी। नाउ जो एवरेज स्पीड आएगी, एवरेज, वो क्या होगी यार? टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम, चेक करो यही बनेगा। दैट मीन्स जो एवरेज स्पीड आएगी दैट विल बी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस t1 की जगह क्या आएगा, x1 बाय v1, x1 बाय v1, x2 बाय v2 प्लस x3 बाय v3 एंड सो ऑन। ये जनरल फॉर्म हो गई बेटा इसकी, एंड सो ऑन। ओके, अगर इसी सिचुएशन में हमने सीधा टाइम ले लिए होते कि भी फर्स्ट पार्ट में कितना टाइम लगा t1, सेकेंड पार्ट में कितना टाइम लगा t2, थर्ड पार्ट में कितना टाइम लगा t3 लगा, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा होता v एवरेज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 और नीचे टाइम का नाम t1 प्लस t2 प्लस t3 ऐसे लिख रहा होता बेटा इसको। ओके, अब यहां पर हमने जब t आ रहे थे t को किस टर्म्स में कन्वर्ट किया था बेटा, हमने t को किस टर्म्स में कन्वर्ट किया था, x और v के टर्म्स में t को कन्वर्ट किया था। अब अगर हम x को करें तो फर्स्ट पार्ट में v1 इक्वल टू x1 बाय t1 था, तो x1 इक्वल टू क्या होगा v1 t1। तो अगर मैं इसी चीज को, सेम चीज को एवरेज स्पीड निकालते वक्त दूसरे तरीके से निकालता तो इसकी जगह क्या लिख देता, v1 t1, क्योंकि x इक्वल टू vt होता है ना बेटा, v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस ऐसे करके। बात को समझो, कुछ नहीं है, एक ही चीज है, x1 x2 x3 विद स्पीड्स v1 v2 v3, टाइम लगे t1 t2 t3। ओके, एक तरीका कि डिस्टेंस और टाइम में चल रहे थे लेकिन मुझे टाइम कन्वर्ट करके उसको मैंने x और v में कन्वर्ट कर दिया, और दूसरा ये मेथड हो गया। ओके, तो दोनों तरीके से आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। ओके, अब डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इसका यूज शॉर्ट फॉर्म में होता है। जैसे अगर मान लो ज्यादा पार्ट्स नहीं, वो 2 वाला क्वेश्चन ही आ रहा है, 2 या 3 पे आता है क्वेश्चन, तो n पार्ट्स पे तो कम ही आएगा, 2 या 3 पे आएगा। अब वो 2 या 3 पे ही क्वेश्चन आएगा, तो 2 या 3 में उसने बोला कि टोटल डिस्टेंस जो था वो 2 हिस्से में बट गया। अगर 2 ही पार्ट होंगे तो यहां से v एवरेज कितनी आएगी, x1 प्लस, मतलब टोटल डिस्टेंस था आधा, कुछ डिस्टेंस x1 डिस्टेंस उसने v1 से कवर किया और x2 उसने v2 से कवर किया। मतलब ये जो जनरल फार्मूला तो है ही है बेटा, कई बार जनरल पे भी आ जाता है, लेकिन ज्यादा किस पे, 2 या 3 वाले केसेस पे आता है। तो हमने इसी को शॉर्ट कर दिया कि अगर पूरा टोटल डिस्टेंस इतना ही होता कि भाई x1 उसने v1 से कवर किया, x2 उसने v2 से कवर किया, तो मैं इसको लिखता v एवरेज इक्वल टू, ये x1 प्लस x2 2 ही पार्ट है ना इसके, और नीचे क्या आ जाता, x1 बाय v1 प्लस x2 बाय v2। ओके, ये भी हो गया। और उधर फिर वही बात, 2 ही पार्ट होते तो इस वाले तरीके से v एवरेज इक्वल टू क्या लिखता, मैं इसको लिख देता v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। ठीक है जी, फार्मूला शॉर्ट हो गया। तो 2 ही पार्ट में अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भी x1 v1 से कवर किया, टाइम t1 लगा था, x2 v2 से कवर किया, टाइम t2 लगा था, तो ये सिचुएशंस आ जाएंगी। अब इसमें भी हमने लगा दिया और स्पेशल केस। अगर वो कहता है कि जो टोटल डिस्टेंस था उसको हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ बोला, पहले मैंने बोला था टोटल का x1 इतने से, x2 इतने से, अगर वो कह देता है टोटल डिस्टेंस अब इतना ही है डिस्टेंस, ठीक है, ये v1 और v2 ही है। अगर ये v1 और v2 ही है तो ये 2 ही पार्ट्स हैं, तो फार्मूला ये वाला लग रहा है। अब इसमें भी अगर वो कह दे
कि इफ x1 इज इक्वल टू x2, अगर x1 इक्वल टू क्या है x2, मतलब वो कहता है कि टोटल डिस्टेंस था, उसके दो ही हिस्से थे, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ये x1 हो गया, x1 और x2 इक्वल है, दोनों को x मान लो, हाफ ऑफ द डिस्टेंस उसने v1 से कवर किया, हाफ ऑफ द डिस्टेंस उसने बचा हुआ हाफ v2 से कवर किया, तो बेटा x1 और x2 तो इक्वल ही है, तो ये क्या बना, ये बन गया x प्लस x, तो v एवरेज क्या आएगी, इट विल बी x प्लस x डिवाइडेड बाय x बाय v1 प्लस x बाय v2, x बाय v1 प्लस x बाय v2। इसको सॉल्व कर लो, नीचे एलसीएम लोगे तो v1 v2 आएगा, और यहां आ जाएगा v2x प्लस v1x। देख लो ऊपर तो 2x आ गया, नीचे एलसीएम लिया तो यहां पे आएगा xv2 प्लस xv1, और जो नीचे v1 v2 है वो ऊपर चले गया, ये बन गया v1 इंटू v2। अब यहां से देखना x और इसका x कॉमन आ रहा है, इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ध्यान देना ये फार्मूला ज्यादा यूज होगा, लेकिन मैंने बिल्कुल आपको डायरेक्ट नहीं बताया, डायरेक्ट भी बता देते कि यार ऐसे ऐसे स्थिति होगी तो ये वाला फार्मूला लगा दिया करना, लेकिन डायरेक्ट नहीं बताया, कैसे कैसे आया बता दिया, कई बार 3 पे आ जाएगा। तो जनरल ये है, एवरेज वेलोसिटी निकालने का जनरल कंसेप्ट ये है कि अगर आपको डिस्टेंस दे रखी हो और वेलोसिटी दे रखी हो तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का ये कंसेप्ट है, ओके। और अगर 2 ही पार्ट्स हो और दोनों के दोनों इक्वल हो तो रिजल्ट क्या लगेगा, 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काम आएगा, नोट कर लेना ढंग से, ओके जी। तो v एवरेज का फार्मूला क्या हुआ, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2v1 v2 डिवाइडेड, इसी पे लगा देते हैं बॉक्स, 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। एक तो ये बात होगी। अब इस वाले केस में आओ, वो कहता है टोटल जो डिस्टेंस था, टोटल डिस्टेंस उसका फर्स्ट पार्ट t से कवर किया, और जो लेटर पार्ट है उसमें भी टाइम क्या लगाया उसने, सेम ही लगाया, मतलब केस यही चल रहा है, ओके। पिछली बार मैंने बोला था 2 ही पार्ट लेते हैं, इसके भी क्या लेते हैं, 2 ही पार्ट लेते हैं। तो 2 ही पार्ट में ये बनेगा इस फॉर्म में v1 t1 प्लस v2 t2 बाय t1 प्लस t2, ओके। कह रहा है कि टोटल जो डिस्टेंस था उसको 2 हिस्सों में लेकर उसने कवर किया, फर्स्ट पार्ट में t1 टाइम लगा, सेकंड पार्ट में t2 टाइम लगा। वहां डिस्टेंस के टर्म्स में बात हो रही है या टाइम के टर्म्स में, मतलब बोलने वाला है यहां पे कह रहा था कि भाई इतना डिस्टेंस इतनी वेलोसिटी से किया, इतना डिस्टेंस इस वेलोसिटी से किया। अब उसी बात को यहां वो कह रहा है कि इतने टाइम के लिए इस वेलोसिटी से और इतने टाइम के लिए उस वेलोसिटी से, ओके। तो यहां पर अगर अब इसमें और स्पेशल केस लगा दें, वो कहता है हाफ टाइम के लिए v1 स्पीड थी और बचे हुए हाफ टाइम के लिए स्पीड क्या थी, v2 थी। यानी वो कह रहा है t1 और t2 क्या है, इक्वल है। देन जो v एवरेज आ जाएगी वो आएगी v1t प्लस v2t डिवाइडेड बाय t प्लस t, क्योंकि इक्वल ले ली ना, t मान लेते हैं। यहां से v एवरेज इक्वल टू क्या आ जाएगी, t से t, देखो ये t 2t हो जाएगा, इधर कॉमन हो जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, ओके। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं, अगर कंफ्यूज हो गए होगे तो, लेकिन याद रखने पूरा कराना पड़ता है। वो कह रहा है कि जी जो भी डिस्टेंस था उसको हिस्सों में कवर किया। वो कह रहा है x1 v1 से, और उससे अगला हिस्सा x2 v2 से कवर किया, उससे अगला हिस्सा x3 v3 से कवर किया। तो आपको बेटा x और v गिवन है ना, x और v गिवन है, फार्मूला तो वही था। तो अपना रिजल्ट x और v के टर्म्स में चाहिए।
लेकिन ये x और t था तो मैंने इसको x और v के टर्म्स में बना दिया। ओके, फिर उसके बोलने का तरीका था, बात वही थी, लेकिन बोलने का तरीका था कि कह रहा है कि टाइम t1 के लिए, टाइम t1 के लिए इतनी वेलोसिटी से चला, टाइम t2 के लिए इतनी वेलोसिटी से, टाइम 3 के लिए, यानी वो कह रहा है इस टाइम के लिए इस वेलोसिटी से, इस टाइम के लिए इस वेलोसिटी से। अब फार्मूला तो वही है लेकिन डिस्टेंस नहीं ना दे रहा। वो कह रहा है इस टाइम के लिए इस वेलोसिटी से, t1 टाइम के लिए v1 कवर किया, t2 टाइम के लिए v2 से कवर किया, t3 टाइम के लिए v3 से कवर किया, यानी टाइम और वेलोसिटी गिवन था। अब टाइम और जब वेलोसिटी गिवन था तो मुझे x खत्म करना था, इसलिए मैंने यहां x खत्म करवाए थे। यहां पर इतना डिस्टेंस इस वेलोसिटी से, इतना डिस्टेंस इस वेलोसिटी से, इतना डिस्टेंस इस वेलोसिटी से, यानी यहां पे डिस्टेंस और वेलोसिटीज गिवन थी, इसलिए मुझे फार्मूले में टाइम खत्म करवाना था क्योंकि टाइम गिवन नहीं था। तो ये फार्मूला x और v के टर्म्स में था कि इतना डिस्टेंस इस वेलोसिटी से, इतना डिस्टेंस इस वेलोसिटी से, अगला डिस्टेंस इस वेलोसिटी से। यहां उसने बोला था कि भी इतने टाइम के लिए ये वेलोसिटी, इतने टाइम के लिए ये वाली वेलोसिटी, इतने टाइम के लिए ये वेलोसिटी, यानी डिस्टेंस गिवन नहीं था। अब फार्मूला तो वही चलना था ना, स्टार्टिंग तो दोनों फार्मूला की सेम है। यहां पर टाइम और वेलोसिटी गिवन था तो मुझे x खत्म करना था, मैंने x खत्म किया। आंसर टाइम और वेलोसिटी के टर्म्स में आ रहे थे। यहां पर दिस डिस्टेंस विद दिस वेलोसिटी, दिस डिस्टेंस विद दिस वेलोसिटी, तो यहां पर डिस्टेंस और वेलोसिटी गिवन थी तो मुझे टाइम खत्म करना था। ओके, इसलिए टाइम खत्म किया तो x और v के टर्म्स में आ गया। अब अगली बार स्पेशल केस आ गया। स्पेशल केस ये था कि डिस्टेंस और वेलोसिटी बोल रहा है, लेकिन वो डिस्टेंस दो ही पार्ट ले रहा है और दोनों क्या ले रहा है, इक्वल ले रहा है। कह रहा है आधे डिस्टेंस के लिए ये वेलोसिटी और आधे डिस्टेंस के लिए ये वेलोसिटी है, बताओ एवरेज वेलोसिटी कितनी आई। ओके, और ऐसे इसमें बोला हाफ ऑफ द टाइम के लिए इस वेलोसिटी से, हाफ ऑफ द टाइम इस वेलोसिटी से, तो बताओ एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई। तो वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो क्या फार्मूले बेटा निकले आपके, एक तो यार एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला मैंने बोला ये याद कर लो, वो तो है ही बड़े वाले, लेकिन ये याद करना है 2v1v2 बाय v1 प्लस v2। एक फिर ये याद कर लो v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। ये बेटा कब लगेगा, जब कहता है कि जो भी टोटल डिस्टेंस था हाफ ऑफ द डिस्टेंस, यानी ये भी x है और ये भी x है, पुरानी डिस्कशन चेक करो, हाफ ऑफ द डिस्टेंस v1 से कवर किया और रेस्ट ऑफ द हाफ किससे कवर किया, v2 से कवर किया, तो ये लगेगा। अच्छा, क्वेश्चन को पढ़ के ध्यान देना पड़ेगा कि ये केस आ रहा है तभी ये लगाएंगे। यहां वो कहता है कि जो भी टोटल डिस्टेंस कवर किया उसमें आधे टाइम के लिए v1 स्पीड थी और हाफ ऑफ द टाइम के लिए स्पीड क्या थी, v2 थी। मतलब ओवरऑल जो जर्नी थी उसको दो पार्ट में बांटा, ये इक्वल डिस्टेंस में बांटा तो टाइम अलग अलग होंगे, डिस्टेंस इक्वल करेगा, वेलोसिटी टाइम अलग अलग होंगे, और इक्वल टाइम रखेंगे दो पार्ट के तो वहां पर डिस्टेंस अलग अलग कवर होंगे। तो इसलिए टाइम अगर सेम दे रहा है दोनों के ये फार्मूला लगाओगे, वेलोसिटी अगर सेम दे रहा है ये फार्मूला लगा लोगे। एग्जांपल ले लो यार, क्लियर हो जाएगा। वो कहता है कि दिल्ली से पटियाला आप वापस आए, आपने हाफ ऑफ द डिस्टेंस, आधा डिस्टेंस तो किस स्पीड से कवर किया, 60 किलोमीटर पर आवर से, और रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस, यानी हाफ पहले बोल दिया तो रेस्ट भी तो हाफ ही बचा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस किससे कवर किया, 40 किलोमीटर पर आवर से। तो यार जब उसने ऐसा बोला ना, हाफ ऑफ द डिस्टेंस स्पीड से कवर किया, हाफ ऑफ द डिस्टेंस स्पीड से कवर किया, या इक्वल डिस्टेंसेस उसने इस और इस स्पीड से कवर किया, तो वहीं पे याद आ जाना चाहिए यार, ये डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा। अब कहाँ निकालते रहेंगे, डायरेक्ट ही लगेगा। तो इस केस में इसकी एवरेज जो स्पीड आएगी वो क्या आ जाएगी, 2v1v2 बाय v1 प्लस v2 के हिसाब से वैल्यू पुट करनी है बेटा। आंसर तो तुमने निकालना होता है, मैंने तो बस एग्जांपल दिया। 2 इंटू v1 की जगह 60, v2 की जगह 40, और यहाँ पे आ जाएगा 60 प्लस 40, ये कट जाएंगे, बढ़ जाएगा 6 चौक 24, 24 दूनी 48 किलोमीटर पर आवर। देख 60 और 40 थी, कितनी आ रही है
48 किलोमीटर पर आवर आ रही है। अच्छा, अगर वो उल्टा बोलता, कहते हैं यार आधे टाइम के लिए तो 60 किलोमीटर पर आवर है और बचे हुए आधे टाइम के लिए 40 से कवर किया, अब टाइम बोल रहे हैं ना हाफ हाफ, तो फिर हमें क्या एक्सप्रेशन यूज करनी है? देन वी विल यूज दिस फार्मूला। तो ऐसी स्थिति में जो आपकी एवरेज आ जाती है सेकेंड केस में, वो आती सिंपल 60 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2। कितनी आ जाती? 60 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला लग जाता, ये सीधा ही आती 100/2 50 किलोमीटर पर आवर। देख फर्क है, ये आ जाती है आपकी 50 किलोमीटर पर आवर, वो आ रही थी आपकी 48 किलोमीटर पर आवर। अब इसकी बेटा न्यूमेरिकल असाइनमेंट्स अभी मिलेंगी आपको, न्यूमेरिकल असाइनमेंट मिलेंगी। पहले एक बार फार्मूले लगभग सारे मैं एक बार करवा ही दूं। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन का टंटा भी खत्म करें, वो भी जब हो जाएगा उसके बाद फिर आपके न्यूमेरिकल्स ही चलने हैं। 2-4 दिन तक क्या चलेंगे बेटा? ओनली न्यूमेरिकल्स। आपकी जो लाइव क्लास होगी उसमें भी न्यूमेरिकल, जो आपकी वीडियो क्लास होगी उसमें भी क्या चलेंगे? न्यूमेरिकल्स ही चलेंगे। दोनों में कई दिन तक, 2-3 दिन तक अभी हम न्यूमेरिकल्स ही चलाते रहेंगे, असाइनमेंट्स आपको मिलती रहेंगी। तो ये चीज होगी। चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो आप, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ओके बेटा, वी विल डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड। इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे ड्राइव करने जा रहे हैं हम? यूजिंग कैलकुलस मेथड। बेटा तो अगला टॉपिक है आपका इक्वेशंस ऑफ मोशन। बेटा यार इक्वेशंस ऑफ मोशन वही 9th वाली आपने पढ़ी हुई होंगी। कौन कौन सी होती है? एक तो आप यूज करते थे v = u + at। ओके, इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। एक बेटा आती थी आपके पास s = ut + ½ at²। इट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एक आ जाती थी आपके पास v² - u² = 2as। इट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यार यहां पर एक फोर्थ इक्वेशन भी यूज करेंगे, कभी कभी इसको फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कह देते हैं हम। तो उसको हम लिखेंगे बेटा dn = u + ½ a into 2n - 1। ओके, तो दीज आर द 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन। मान के चलो आपके पास कितनी इक्वेशंस ऑफ मोशन है? 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन है बेटा। लास्ट वाली के बारे में भी बता देते हैं। तो कुल मिलाकर अपने पास 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। ओके, वी विल डिराइव देम यूजिंग कैलकुलस मेथड। अब बेटा कैलकुलस मेथड मतलब यूजिंग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ओके, कैलकुलस का मतलब होता है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। यार जैसे ज्योमेट्री होती है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री होती है, वैसे मैथ्स में एक टॉपिक होता है कैलकुलस। और ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों कैलकुलस के पार्ट्स होते हैं, जो हमने आपको थोड़े थोड़े से कराए थे। ये आपको v और u, अच्छा सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, वो 9th क्लास वाली बात है। सब सिंबल्स वही हैं पुराने। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, s का मतलब डिस्टेंस कवर्ड। ओके, एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है। ओके, s एक्चुअली क्या है? आपकी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है। ये भी बातें हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब यहां पर जो dn है ना बेटा, dn, ये भी देख लो क्या चीज है फोर्थ इक्वेशन के बारे में। यार dn इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन, पहली बात बेटा ये डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। इस बात का भी ध्यान रखना है, डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है। और dn यहां पर क्या है? इट इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड है। इस पे ध्यान देना, इट इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड। देखो अगर इस फार्मूले का यूज करते हो और t की जगह 5 भरते हो, तो दिस विल प्रोवाइड यू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड की कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी वो प्रोवाइड करेगी ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन बेटा इसमें यहां पर n टाइम ही है, n भी क्या है? टाइम ही है। ओके, t नहीं ना कहीं दिखाई दे रहा, तो n टाइम की जगह पे आया है। अब n की जगह यहां पर अगर आप 5 पुट करोगे 5,
तो इट विल गिव यू डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड। यार इसमें 5 पुट करोगे तो आपको सारा डिस्टेंस देगा, पहला प्लस दूसरे का प्लस तीसरे का प्लस चौथे का प्लस पांचवे का, यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड्स। लेकिन इसमें अगर 5 पुट कर दिया तो दिस इज द इक्वेशन दैट प्रोवाइड्स डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन दैट पर्टिकुलर सेकंड, 5th सेकंड। अगर 2 भरोगे तो ये इक्वेशन प्रोवाइड करेगी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 2 सेकेंड्स, पहले में जो कवर हुई है प्लस दूसरे में जो कवर हुई है, 0 से लेके 2। और अगर इसमें 2 पुट कर दिया, यहां n की जगह पुट करना है, n टाइम की जगह आया हुआ है, तो इट विल प्रोवाइड यू द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन सेकेंड। जो भर दोगे उस सेकेंड की क्या आया करेगी, डिस्प्लेसमेंट आया करेगी। ओके, तो ये 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लिखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन से मेथड लगाने जा रहे हैं, कैलकुलस मेथड। दूसरा एक ग्राफिकल मेथड भी है बेटा, वो 9th क्लास वाला है, उसको हम नहीं ड्राइव कराएंगे, यूज जरूर करवा देंगे। तो अगली बात आ गई, यूजिंग कैलकुलस मेथड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फाइंड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। लिख लो जी, पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कुछ भी नहीं है, 2 लाइनों में डेरिवेशन हो ही जानी है इनकी। हमने बोला कि लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u टू v इन टाइम t। कि एक ऑब्जेक्ट है, वो कुछ ऐसे मूव कर रहा है कि उसकी वेलोसिटी u से v चेंज होगी कितने टाइम में, t टाइम में। उस दौरान मान लो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, s कवर किया। ये हर एक इक्वेशन की कॉमन लाइन होगी कि लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सच ए वे दैट इट्स स्पीड चेंजेस फ्रॉम, वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u टू v इन टाइम t। ओके, उसके बाद हमने लिख देना है कि वी नो दैट a इज इक्वल टू dv बाई dt। पता ही है एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है बेटा, dv डिवाइडेड बाय dt के। अब यहां से क्या हो जाएगा, a dt इज इक्वल टू dv। अब अगले स्टेप में लिख देना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, अगले स्टेप में क्या लिखा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब जब इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। अच्छा, टाइम की लिमिट तो 0 से t, 0 से t। जब टाइम 0 था वेलोसिटी u थी, देखो जब टाइम t हो गया वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। ओके जी, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसमें एक कॉमन आएगा बेटा कांस्टेंट। अच्छा, ये भी रूल है, कांस्टेंट क्वांटिटी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाती है। इंटीग्रेशन आपको इतनी तो सिखाई दी मैंने, a बाहर आ गया, ये 0 से लेके t, और ये क्या बन गया dt इक्वल टू क्या आ गया, u से लेकर v, ये क्या बन गया dv। अब आपको पता ही है बेटा dt की इंटीग्रेशन होती है t, लिमिट 0 से t, और इधर dv की इंटीग्रेशन होती है v, लिमिट u से v। याद करो, सब करवा दिया, u से v। तो v आ गई, सॉरी इंटीग्रेशन हो गई तो ये साइन हट जाएगा, dv की इंटीग्रेशन v u से लेकर v तक। अच्छा, वैसे प्लस c आना चाहिए, ठीक है आपकी बात, लेकिन यहां c नहीं लगाएंगे, मान के चलेंगे c क्या था आपका 0 ही था। तो बेटा ये क्या बन गया a t इक्वल टू, बेटा अब यहां पे लिमिट लगानी सिखाई थी पिछली बार मैंने, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। देखो अगर लिमिट ना लगी होती तो dv की इंटीग्रेशन v करके छोड़ देते, बात खत्म हो जाती, लेकिन लिमिट अगर लगी हो तो इंटीग्रेशन की लिमिट भी लगानी पड़ेगी बेटा जी। अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट u। ओके, यहां से बस सॉल्व कर लो यार, मजाक ही है। v इक्वल टू u प्लस ए टी, घुमाओ फिराओ तो ये बन गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। कुछ नहीं है, आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ
मोशन। ओके, टाइम ही मत लगाओ, अगली लिख लो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अगली भी साथ के साथ लिखो, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, अब बेटा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते वक्त भी स्टार्टिंग की लाइन तो वही है कि लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट moving in such a way that its velocity changes from u to v in time t and it covers distance s। u से v हो गया, टाइम t में हो गया, और कितना डिस्टेंस कवर कर लिया इसने, s डिस्टेंस कवर कर लिया। तो पहली लाइन वही रहेगी। ओके, उसके बाद लिख लो कि वी नो दैट, वहां वी नो दैट कहां से शुरू करवाया था मैंने, पिछली इक्वेशन में हमने स्टार्ट कराया था एक्सीलरेशन से, बट यहां पे वेलोसिटी की इक्वेशन से शुरू होगा। तो हमने बोला वी नो दैट, पहली लाइन लिखने के बाद वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाय dt। भैया होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय dt। तो क्या हो जाएगा ये, इट विल बिकम dx इक्वल टू v इंटू डी टी। ओके, कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, dx इक्वल टू v इंटू डी टी। उसके बाद फिर वही, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ओके, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब बोथ साइड जब इंटीग्रेट करोगे तो फिर वही अपना स्टेप इंटीग्रेशन लग जाएगी यहां पर। तो इसको मैं लिख दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ dx इंटीग्रेशन ऑफ v dt। अब dx यानी डिस्टेंस है, इसकी इंटीग्रेशन 0 से लेके s तक जानी है, क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड 0 से लेके कहां तक जाएगा, फिर ये s तक चले जाएगा। ओके, टाइम 0 से लेके t तक जाएगा। बेटा जब टाइम 0 था, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड सॉरी, s 0 था, टाइम t हो गया, और उधर डिस्प्लेसमेंट टोटल कितनी होगी आपकी, s हो गई, v dt। ओके, अब अगली बात ये कि आप सोचो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको डिस्टेंस चाहिए, डिस्प्लेसमेंट और टाइम चाहिए। ओके, अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट तो x से आ जाएगी, टाइम चाहिए, टाइम भी आ जाएगा, v चाहिए नहीं, v है ही नहीं, v इसमें है ही नहीं सेकंड में। तो आपको v क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। अब बेटा सेकंड डिराइव करते वक्त फर्स्ट का यूज कर सकते हैं। तो हमने बोला आल्सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्योम, आल्सो फ्रॉम फ्योम यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। देयर फॉर इंटीग्रेशन ऑफ dx, अभी चलो ऐसे लिख दिया, 0 टू s इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v की जगह क्या लिख दिया, u प्लस ए टी डी टी, 0 से लेके t। ये इंटीग्रेशन ऑफ dx तो x हो गई, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके x। चेक कर लेना इंटीग्रेशन कैसे होती है। बेटा इसको u है, अलग अलग कर लो, चलो यार, u dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a dt, ये 0 से t, बीच में जाएगा dt, 0 से t, ये dt इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ओके, x की अपर लिमिट लगाई मैंने s, लोअर लिमिट लगा दी 0, सबको समझ में लग ही रहा होगा। ओके, u आ गया बाहर, u कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dt की इंटीग्रेशन t हो गई, लिमिट 0 से t, a बाहर आ गया, ये था u प्लस ए टी डी टी, ए टी कहां गया, t भी लगेगा, a t डी टी। ओके, a कांस्टेंट है जी, बाहर आया, और t की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t फिर होती है t स्क्वायर बाय 2। याद करो पुरानी बातें, ये हो गया s, ये हो गया u, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0 प्लस a बाय 2, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0। ये बन गया s इक्वल टू यू टी प्लस
ये बनेगा हाफ ए, ये बन जाएगा टी स्क्वायर। आ गई तुम्हारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये है जी आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको भी क्या कर लो, नोट कर लो मोशन पे। अब किस पे आ गया बेटा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। स्टार्टिंग की लाइन फिर वही, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी स्टार्टिंग की लाइन फिर वही कि लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट which is moving in such a way that its speed changes from, velocity changes from u to v and it covers a displacement s। और उसके बाद की लाइन फिर वही we know that। ओके, अब यहां पे we know that के बाद हम लिखेंगे acceleration is equal to dv by dt। अब देखो इसमें हमें v भी चाहिए, s भी चाहिए। ओके, v भी चाहिए, s भी चाहिए, t नहीं चाहिए, t खत्म करेंगे तो a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। इसको मैंने अगले स्टेप में लिखा a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, डी एक्स से मल्टीप्लाई डी एक्स से डिवाइड कर दिया। अब सेम चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड तो कर ही सकते हैं ना बेटा, डी एक्स से मल्टीप्लाई किया और डी एक्स से ही क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब इससे फायदा ये होगा कि t मैं क्या करवा दूंगा, आपका खत्म करवा देंगे, t की वैल्यू को क्या करवा देंगे, खत्म करवा देंगे। ये हो गया आपका, चेक अगर करो dx बाई डी टी। अब जो dx बाई डी टी है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी लिख सकते हैं कि नहीं, dx बाई डी टी की जगह मैंने लिख दिया वेलोसिटी। तो ये बन गया a इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। ओके, dx बाई डी टी बन गया v। यहां से क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू डी वी वी इंटू डी एक्स, डी एक्स ऊपर ले आता हूं, ये बन गया v इंटू डी वी। कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब फिर वही बात, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड इसको इंटीग्रेट कर दिया तो ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी। अच्छा यहां बेटा डी एक्स की इंटीग्रेशन है तो वो जा रहा है 0 से लेके एस तक, ए कांस्टेंट है। यहां पर वेलोसिटी की इंटीग्रेशन है, ये जा रही है u से लेकर v तक। तो जब भैया डिस्टेंस 0 था, वेलोसिटी u थी, जब v होगी वेलोसिटी तब ये डिस्टेंस s हो गया। ऐसे लिमिट लगाते होते हैं। ओके, कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, बाहर आ जाएगी इंटीग्रेशन और dx 0 से लेके s। इसमें अब v इंटू डी वी, ये कांस्टेंट नहीं है, इसकी तो क्या होनी है, इंटीग्रेशन होनी है ना, u से लेकर v। यहां पे बेटा x की इंटीग्रेशन थी, a तो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दिया। यहां पर v की विद रिस्पेक्ट टू v ही हो जानी है, चेक कर सकते हो। a dx की इंटीग्रेशन x u से लेकर s। ओके, यहां पर v की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v, एक पावर बढ़ा दो, नई पावर से डिवाइड कर दो, v स्क्वायर बाय 2 u से लेकर v। ये क्या बन गया, a अपर लिमिट s, लोअर लिमिट 0 इक्वल टू हाफ बाहर आ गया, अपर लिमिट v स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट u स्क्वायर, क्या बन गया, 2 को इधर चढ़ा दो, 2 a s माइनस 0 s इक्वल टू 2 तो इधर चढ़ गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, क्या बन गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2 a s। भैया ये आ गई तुम्हारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई। रुको बिल्कुल भी मत, अगली बात लिख लो, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट बात, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके जी, अब ये फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको बेटा थोड़ा सा लिमिट लगाते वक्त ध्यान देना होगा। पहली लाइन वही कि जी लेट अस कंसीडर। अच्छा देखो, डिस्टेंस निकालना है आपने, सेकंड में भी डिस्टेंस निकालना था। ओके, यहां पे भी फिर से क्या है, डिस्टेंस है, लेकिन वो टोटल था ये nth सेकंड का है। और जब आपने फर्स्ट स्टार्ट की थी वो a से शुरू की, सेकंड जब डिस्टेंस निकाल रहे थे वो v से स्टार्ट की थी। इसको भी किससे स्टार्ट करेंगे, v से स्टार्टिंग देंगे इसकी। तो वही पहली लाइन
कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड u से v हो रही है, एक्सीलरेशन a है, वो पहली लाइन तो बेटा लगेगी। ओके, कि लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट whose speed changes, velocity changes from u to v in a given time t such that it cover distance s, ओके, एक्सीलरेशन a। तो पहली इंट्रोडक्शन करने के बाद हमने बोला फिर वही कि वी नो दैट, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू dx बाय dt होता है। तुमने स्टार्टिंग कहां से की? v इज इक्वल टू dx बाय dt से की। हम ये भी जानते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो dx इक्वल टू क्या आ गया? v इंटू dt आ गया। dx किसके इक्वल हो गया? v इंटू dt के इक्वल हो गया। नाउ हम ये भी जानते हैं कि v इक्वल टू यू प्लस at होता है, इसलिए dx इक्वल टू v की जगह u प्लस at इंटू dt हम सब जानते हैं, पुट कर दिया। ओके, अगला स्टेप भी हम जानते हैं, क्या होगा? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ओके, हमने इंटीग्रेटिंग भी कर दी क्योंकि हम सब कुछ तो जानते हैं। ओके जी, तो इंटीग्रेशन dx इक्वल टू आ गया u प्लस at, लेकिन हम ये नहीं जानते आगे कि लिमिट पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो जानो, लिमिट में ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। जब पिछली बार आपने किया था तो आपका टाइम 0 से लेकर t तक जाता था, अब 0 से t नहीं जाना। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। nth मतलब कि हम किसी पर्टिकुलर सेकेंड का ही टाइम चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। अगर हमें फोर्थ सेकेंड का डिस्टेंस चाहिए तो हमारा टाइम होगा जब फोर्थ सेकेंड स्टार्ट हुआ था से लेकर जब फोर्थ सेकेंड खत्म हुआ, यानी जब फिफ्थ सेकेंड क्या हुआ? स्टार्ट हुआ। चौथे सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर्ड है? जब चौथा स्टार्ट से लेकर पांचवें के स्टार्ट तक, फोर्थ के स्टार्ट होने से फिफ्थ सेकेंड के स्टार्ट होने तक का चाहिए। तो टाइम की जब मैं लिमिट लगाऊंगा, अगर मुझे चौथे सेकेंड में चाहिए तो यहां लिमिट लगेगी 4 से लेकर 5। ओके, कहां से लगेगी? 4 से लेकर 5 तक लगेगी। ओके, अगर मुझे थर्ड सेकेंड में चाहिए, थर्ड सेकेंड में, ओके, तो ये लिमिट लगेगी जब से स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड सेकेंड, सेकेंड जब खत्म हुआ, थर्ड सेकेंड में चाहिए जब सेकेंड खत्म हुआ, थर्ड अभी शुरू ही हुआ है ना, वहां में गलत बोल गया। फोर्थ सेकेंड में जब चाहिए थी तो लिमिट लगेगी थर्ड जब खत्म हो रहा है, बिल्कुल 3 से 4 तक का। ओके, जब फिफ्थ सेकेंड में चाहिए तो लिमिट लगेगी 4 से 5 तक, मतलब चौथा खत्म हो गया, पांचवा शुरू हुआ है। यानी जब मुझे nth सेकेंड का टाइम चाहिए, किसका चाहिए? मुझे nth सेकेंड का टाइम चाहिए, तो इसकी लिमिट लगेगी n-1 से n तक। बात को समझो, n-1 मतलब अगर मुझे चौथे सेकेंड का डिस्टेंस चाहिए तो यहां लिमिट लगानी थी जब फोर्थ स्टार्ट हो रहा है, फोर्थ अभी स्टार्ट ही हो रहा है, मतलब तीसरा खत्म हुआ है, 3 to 4। फिफ्थ सेकेंड का चाहिए तो 4 to 5। सिक्स सेकेंड का चाहिए तो 6 to 6 सेकेंड चाहिए तो 5 to 6। और जब nth सेकेंड का डिस्टेंस चाहिए तो ये लिमिट लगेगी n-1 से n। ओके, और ये होगा डिस्टेंस कवर्ड अप टू n-1 से लेकर डिस्टेंस कवर्ड अप टू n। ओके, n-1 मतलब 1 सेकेंड का आएगा। अगर मैं यहां पर n से n+1 कर दूं तो भी वही आएगा, अगर यहां से n से लेकर n+1 कर दूं तो भी वही आएगा, मतलब एक पर्टिकुलर सेकेंड का चाहिए। ओके, तो होपफुली समझ में लग गया होगा। ये क्या बनेगा? x लिमिट कहां से कहां तक? n-1 से लेकर n तक की, इक्वल टू ये क्या बन गया आपका? u dt प्लस at dt
इंटीग्रेशन n-1 से लेकर n तक की, इंटीग्रेशन n-1 से लेकर n तक की, x की इंटीग्रेशन, dx की इंटीग्रेशन सॉरी हो ही गई, x हो गई। अब लिमिट लगाना, ये n-1, ओके, मतलब n-1 यानी 2 से शुरू हुए और 3 तक की बात हो रही है, यानी तीसरा सेकंड, 2 से शुरू हुए और 3 तक की बात हो रही है, तो मतलब थर्ड सेकंड हो गया ना, ओके। तो 2 से 3 की बात कर रहे हो तो थर्ड सेकंड का डिस्टेंस आएगा। तभी मैं बोल रहा था, पहले मैं गलत बोल गया, आपको -1 से स्टार्ट करना है। अगर 5th सेकंड की बात हो रही है, 5th सेकंड, 5वां सेकंड, यानी 4 खत्म हो गया और 5वां चल रहा था, तो 4 से 5 लिमिट लगेगी। 10वें सेकंड में 9 से 10 लिमिट लगेगी, तो nth सेकंड के लिए n-1 से n लिमिट लगेगी। तो ये n-1 से n लिमिट लगानी है, आ तो उससे भी वही जाएगा, लेकिन n-1 से n लगानी है आपने, ओके। u कांस्टेंट है, dt की इंटीग्रेशन t होगी, लिमिट n-1 से n प्लस a कांस्टेंट है, t की लिमिट t²/2 n-1 से n तक, ओके जी, n-1 से n तक। अब इनकी क्या कर देंगे हम, वैल्यू पुट कर देंगे, और जब वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान से देखना, ये बन जाएगा आपका, ये तो dn है, Sn-1 यानी डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, तो ये तो dn हो गया, इसकी जगह मैंने dn लिख दिया, ओके, dn। ये हो जाएगा u इंटू t की जगह क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ध्यान से पुट करना, अपर लिमिट n है, माइनस करके फिर लोअर लिमिट पुट करनी थी, प्लस हाफ, ये 2 बाहर निकाल के रख लो, a उसके साथ है ही है, एक बार अपर लिमिट माइनस t की जगह लोअर लिमिट है, ऊपर स्क्वायर तो लगना ही है, dn इक्वल टू, ये क्या आ गया, u, ओके, ये बन गया n-n प्लस 1, n-n प्लस 1, n कट जाएगा, 1 ही बचेगा, प्लस हाफ a, ये हो जाएगा n² माइनस, इसको खोल दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बनेगा a² प्लस b² माइनस 2ab। टर्म्स के साइन सारे चेंज हो गए, बाहर माइनस था ना, ये a² था, मैंने माइनस कर दिया, बाहर वाला खोल दिया, ये प्लस b² था, माइनस हो जाएगा, बाहर माइनस था, ये प्लस माइनस 2ab था, ये प्लस हो जाएगा, चेक कर लेना, दिमाग लड़ाते रहना। dn इक्वल टू u प्लस हाफ a, n² से n² कैंसिल हो गया, ये 2n माइनस 1 बच गया, ये तो रिजल्ट आ गया, dn इक्वल टू u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, तो इट इज डिस्टेंस कवर्ड इन, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड। तो ये है जी आपकी फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या प्रोवाइड करेगी आपको, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड। यहां पर 5 पुट करोगे तो इट विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 5th सेकेंड, 2 पुट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट कवर इन 2 सेकेंड्स। नोट करके रखो जी सब कुछ को, ओके स्टूडेंट्स। तो बेटा इक्वेशंस ऑफ मोशन भी ड्राइव हो गई यार। अब ये मान के चलो कि इस चैप्टर में जो आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन था ना यार, जिसको मैं बोल रहा था 2-3 दिन से हम इसको कवर अप कर रहे हैं, और मैंने बोला था पहले इसको जुड़ जाने दो, बातें फैलेंगी। अब ये सारी बातें जुड़ चुकी हैं, हम इसमें टॉपिक वाइज जो थ्योरी वाइज ना बेटा, थ्योरी वाइज इक्वेशन ऑफ अ मोशन, जो आपका सॉरी
मोशन इन स्ट्रेट लाइन है फर्स्ट चैप्टर, उसमें थ्योरी वाइज तो मैंने करवा दिया, ड्राइव करा दिया, इक्वेशंस वगैरह, ग्राफ हो गए। अब एक्चुअल जो काम है ना बेटा न्यूमेरिकल्स वाला, अब न्यूमेरिकल्स वाला काम बाकी है इनका, धीरे 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 करके करते रहेंगे। ओके, कुछ एक बातें इक्वेशंस और मोशन से रिलेटेड ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखने हैं, जिससे आपके न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो थोड़े और इजी हो जाएंगे। अब अगला काम 2-3 दिन तक क्या चलना है बेटा, न्यूमेरिकल्स ही चलना है। अब एक बात तो अपने पास इक्वेशन और मोशन आ गई यार चारों, कौन कौन सी, v इक्वल टू यू प्लस एटी आ गई, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर भी आ गई, या फिर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और साथ में एक और dn इक्वल टू यू प्लस हाफ a 2n माइनस 1। ओके, ये इक्वेशंस अपने पास आ गई। अगर बेटा ग्रेविटी के साथ इन्वॉल्वमेंट कर दो, जैसे ये मान लो कि स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट्स, अगर ग्रेविटी के साथ इन्वॉल्व कर दो तो अगर कोई चीज बेटा ऊपर से गिर रही है, ग्रेविटी का कंसेप्ट आ रहा है, तो ग्रेविटी के कारण अगर हो रहा है ये सब, तो एक्सेलेरेशन इक्वल टू क्या लग जाएगा, जी लग जाएगा। डिस्प्लेसमेंट में एस की जगह फिर क्या वर्ड यूज करना शुरू कर देते हैं हम, एच, एच यानी हाइट। तो ये इक्वेशंस बन जाती हैं v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, या एच एन इक्वल टू यू प्लस हाफ जी 2n माइनस 1। ओके, एक ही बात है, एक ही बात है, कभी इस फॉर्म में यूज हो जाएंगी ये, कभी इस फॉर्म में यूज हो जाएंगी। ओके, एक ही बात है बेटा, दोनों किसी भी फॉर्म में हम यूज कर देते हैं। ओके, हमने कैलकुलस मेथड से ड्राइव कराया, ड्राइव करने का ग्राफिकल मेथड भी है, वो मैंने बोला था आपको नहीं कराएंगे, अपने आप करते रहना। तो अभी जो इक्वेशंस है ना बेटा, ये इक्वेशन, इससे पिछली इक्वेशन, अब इन सब का ग्राफ, इन सब का यूज करने का वक्त आ गया है। अब न्यूमेरिकल्स ही चलते रहेंगे। अब बेटा अगर ग्रेविटी वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं, अगर ग्रेविटी वाले क्वेश्चंस पे हो तो आमतौर पे आता है ऊपर से ड्रॉप किया, नीचे से ऊपर फेंका। अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो ये इक्वेशंस जो है ऊपर से फेंकने वाली स्पेशल हो जाती है कि अगर ड्रॉप वर्ड यूज हो गया तो यू क्या यूज कर देना है, जीरो यूज कर देना है, यू जीरो यूज हो जाएगा। अगर नीचे से ऊपर फेंका है तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते, एट हाईएस्ट पॉइंट, ये व्हेन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, बहुत बातें करने के लिए। अगर नीचे से ऊपर फेंका तो ऊपर पहुंचते पहुंचते, यानी एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी क्या ले लेनी है, जीरो ले लेनी है। अब ध्यान से सुनना, एक दो बातें करते हैं। मान लो ऊपर से ऑब्जेक्ट को क्या किया गया है, ड्रॉप किया गया, ड्रॉप्ड। अब ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप किया तो वह नीचे की ओर जा रहा है, तो यू ले लिया जीरो, ड्रॉप किया ना। तो इसमें आपका अगर ये वाली इक्वेशन यूज करता हूं मैं, यानी ये वाली सेकंड इक्वेशन, तो क्या बन जाएगी ये, h इक्वल टू, यू तो जीरो है, हाफ जी टी स्क्वायर, यानी h इक्वल टू 2h इक्वल टू जी टी स्क्वायर, यानी t इज इक्वल टू रूट 2h ओवर g। अब ये याद रखना है, डायरेक्ट याद रखने हैं यार, डायरेक्ट ही बिल्कुल याद रखने हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को यहां से छोड़ोगे और नीचे पहुंचेगा, h हाइट कवर करने में उसको कितना टाइम लगने वाला है, रूट 2h बाय g लगने वाला है। इसमें खास बात, इसमें ओनली डिपेंडेंस ऑफ h है। अगर आपका ऑब्जेक्ट h हाइट नीचे गिरा, बेटा
वो टाइम सेम लेगा, मास पे डिपेंड नहीं करता है। चाहे आप 1 ग्राम की चीज को फेंको, चाहे 10 ग्राम की चीज को फेंको, चाहे 20 ग्राम की, चाहे 1000 ग्राम की, नीचे पहुंचने में उसको टाइम क्या लगेगा? सेम ही लगेगा, √2h/g। ओके, एक यहां पे पॉइंट बोला इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, एक तरबूज फेंका और एक बेर फेंका, वो नीचे पहुंचते पहुंचते कितना कितना टाइम लेंगे, उनके टाइम का रेशियो निकालो तो भैया उनका टाइम बिल्कुल क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा, √2h/g लगेगा फार्मूला। एक और बात देखो, यहीं से यहां आते आते अगर मैंने ड्रॉप किया था, तो अगर मैंने सेकेंड वाली इक्वेशन यूज कर ली होती, थर्ड वाली, तो ये क्या बनता? v² - u² = 2gh के हिसाब से बेटा u तो 0 कर दिया, ड्रॉप किया ना, तो v² = बन जाता 2gh, v = बन जाता √2gh। क्या बन जाता? √2gh। यानी नीचे गिरते गिरते वो कितनी स्पीड अटेन कर लेगा? √2gh। ये फार्मूले डायरेक्ट याद रखने हैं, √2gh। अगेन इंडिपेंडेंट ऑफ मास, सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है कि ऊपर से कोई नीचे चीज गिर रही है तो h हाइट पे आते आते, सॉरी h हाइट कवर करते करते नीचे पहुंचते पहुंचते उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? √2gh हो जाएगी। अब ये भी डायरेक्ट ही यूज करना है बेटा। ओके, अब एक और पॉइंट सुन लो, मैंने किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंका, वो h हाइट ऊपर चले गई। कितनी हाइट ऊपर गई? h हाइट, नीचे से ऊपर फेंका, इट हैज कवर्ड हाइट h। ओके, तो टॉप पे पहुंच के वेलोसिटी क्या हो गई होगी? 0। और फेंका था u से, अगर मैंने उसको इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका है तो ऊपर पहुंच के 0 हो गई एक पल के लिए उसकी स्पीड। ध्यान देना, मैंने लगाया v² - u² = 2gh, टॉप पे उसकी स्पीड हो गई थी 0, वेलोसिटी 0, फेंका था u से = 2। बेटा ऊपर जाते वक्त रिटार्डेशन हो रही थी, ऊपर जाते हुए रिटार्डेशन हो रही थी, तो इसलिए g इस सिचुएशन में क्या ले लिया हमने? नेगेटिव ले लिया। ओके, और ऊपर की ओर चलते हुए हाइट पॉजिटिव कवर हुई है, g नीचे की ओर थी, इसलिए क्या ले लिया हमने? नेगेटिव ले लिया। ध्यान देना, ये क्या बन गया? -u² = -2gh, माइनस माइनस कट गया, मतलब u कितना आया? √2gh। मतलब अगर उसने हाइट h कवर कर ली तो इसका मतलब उसको कितनी स्पीड से फेंका था? √2gh। यहां भी देख लो, अगर उसने h हाइट कवर कर ली तो मतलब नीचे पहुंचते पहुंचते कितनी स्पीड हो जाएगी उसकी? √2gh। दोनों केस में रिजल्ट क्या आ रहा है? √2gh। क्वेश्चंस में काम आएगा कि अगर नीचे फेंका, h हाइट कवर कर गया तो कितनी स्पीड से फेंका था? √2gh। अगर ऊपर से गिराया, h हाइट कवर कर गया तो नीचे आते आते कितनी स्पीड हो गई? √2gh हो गई। ओके, एक ये बात याद रखनी है, मतलब ये डायरेक्ट यूज हो जाएंगे। एक ये टाइम बिल्कुल डायरेक्ट यूज करेंगे हम, एक ये √2gh वाला कंसेप्ट बिल्कुल डायरेक्ट यूज करेंगे। ओके, ऊपर से अगर कोई गिर रहा है, u 0 है, तो किसी भी वक्त कितना डिस्टेंस कवर किया है उसके लिए डायरेक्ट क्या यूज करेंगे हम? ½ यूज करेंगे, क्योंकि u 0 है तो ½ लगा दिया करेंगे। ओके जी, एक बात और सुन लो, मान लो ये ऊपर से नीचे गिर रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो वो कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, मतलब 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 सेकेंड में कितना कवर किया, 3 सेकेंड में कवर कितना किया, 4। 2 का मतलब टोटल, पहले और दूसरे का। तो फार्मूला ये है बेटा, 1 सेकेंड में कितना कवर करेगा? ½ × g × 1 का स्क्वायर। समझो? ओके, ऊपर से गिरते हुए जब उसको गिरे हुए 2 सेकेंड हो चुके हैं तो कितनी नीचे आ गया वो? ½ × g × 2 स्क्वायर। ओके, 3 सेकेंड में वो कितना नीचे आ जाएगा? ½ × g × 3 स्क्वायर।
4 सेकेंड में वो कितना नीचे आ चुका होगा टॉप से, हाफ इंटू जी इंटू 4 स्क्वायर। तो यहां से H1 रेशियो, H2 रेशियो, H3 रेशियो, H4, ये क्या बनेगा? जब रेशियो निकालोगे, इसको डिवाइड करोगे तो हाफ जी कट जाएगा, हाफ जी सबके कटते जाएंगे। क्या बनना चाहिए ये? 1 रेशियो 1 स्क्वायर रेशियो, 2 स्क्वायर रेशियो, 3 स्क्वायर रेशियो, 4 स्क्वायर, या ये रेशियो होना चाहिए 1 रेशियो 4 रेशियो 9 रेशियो 16। यार ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट आपको नोट्स दूंगा, नोट में सब टिप्स हैं, ये तो स्टार्टिंग है, बस डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इस पे आपको एज इट इज ही याद रख लेनी है, इस पे बेस होते चले जाएंगे। ओके, अच्छा इसी पे वो क्वेश्चन डाल देगा कि कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड। यहां क्या बोला था? व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। यहां क्या बोल रहा हूं? फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड। अब जब फर्स्ट सेकेंड थर्ड की बात हो रही है तो ये वाला फार्मूला यानी ये वाला फार्मूला यूज होगा। किया ड्रॉप था, किया ड्रॉप ही था तो यू 0। अब फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड की बात होगी तो nth वाला फार्मूला लगा, ये लगेगा हाफ जी इंटू 2n-1। अब इस हिसाब से फर्स्ट सेकेंड, पहले सेकेंड में उसने कितना कवर कर लिया होता? हाफ इंटू जी इंटू, या 1 आएगा, 1 आ जाएगा, 2 1 जा 2 - 1, 1 आ गया ये। ओके, सेकेंड सेकेंड में कितना कवर कर लिया होता? हाफ जी, यहां आता 2, 2 2 जो 4 -1 3, हाफ इंटू जी इंटू 3 आ जाता बेटा। थर्ड सेकेंड में, थर्ड सेकेंड में कितना कवर किया होता? यहां जाता 3, 3 2 जो 6 -5, तो थर्ड सेकेंड में जो डिस्टेंस ऊपर से नीचे आते हुए कवर कर रहा है वो 5 कवर कर रहा है। अगर रेशियो निकाल दो तो क्या बन जाएगा? H1 रेशियो, H2 रेशियो, H3 क्या बनना चाहिए? 1 रेशियो, 3 रेशियो, 5 रेशियो, 7 रेशियो एंड सो ऑन। ये ऐसे बनता जाएगा। अब बेटा इन इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज करने के लिए ऐसी और भी टिप्स हैं, आपको नोट्स में आ गई हैं और आ जाएंगी, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। और नेक्स्ट क्लास से फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन।